नमस्कार। आज हम विज्ञान के एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो हमें पदार्थ के आप कह सकते एकदम अंदरूनी हिस्से तक ले जाएगा, परमाणु के केंद्र तक। और खास तौर पर हम प्रोटॉन की खोज, उस कहानी को और उसके आसपास की दुनिया को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो भौतिकी के इस बहुत ही बुनियादी पहलू पर रोशनी डालते हैं। हाँ, बुनियादी लेकिन बहुत रोमांचक। सही। तो आज की चर्चा का मकसद है अर्नेस्ट रदरफोर्ड के उन प्रयोगों को समझना जिन्होंने हमारी परमाणु की समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। हमेशा के लिए। और ये जानना कि प्रोटॉन की पहचान कैसे हुई। यही वो खोज थी जिसने एक तरह से आधुनिक परमाणु विज्ञान की नींव रखी। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना जरूरी भी है क्योंकि यही कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनसे तो सब कुछ बना है हमारे आसपास। हाँ, पूरा ब्रह्मांड। पूरा ब्रह्मांड। तो इन्हें समझना मतलब पदार्थ की एकदम जड़ को समझना। और विज्ञान की खूबी भी यही है ना, कि समझ धीरे धीरे बनती है। हाँ, कदम दर कदम। एक खोज दूसरी पर। जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं, हर नई खोज पिछली खोजों के कंधों पर ही खड़ी होती है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक वैज्ञानिक की बस जिज्ञासा और कोई ऐसा नतीजा जिसकी उम्मीद ना हो, हाँ, और उसका सही विश्लेषण, वो हमारी पूरी सोच को पलट सकता है। रदरफोर्ड का काम तो इसका बेहतरीन उदाहरण है। ये छोटी लगने वाली खोजें ही असल में हमारी पूरी समझ का आधार बनती हैं। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, जब हम परमाणु के अंदर देखते हैं तो कौन से मुख्य कण मिलते हैं? जाहिर है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, नाम तो यही आते हैं। लेकिन ये रहते कहाँ हैं? खासकर प्रोटॉन। आज हमारा फोकस उसी पर है। वो कहाँ होता है परमाणु में? देखिए, परमाणु का ज्यादातर हिस्सा तो खाली है, एकदम खाली जगह। अच्छा, हाँ। लेकिन उसके बिल्कुल केंद्र में एक बहुत ही छोटी सी जगह है, पर वो बहुत भारी और सघन है। उसे हम नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। नाभिक, न्यूक्लियस। हाँ, ठीक है। हमारे स्रोत यही बताते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों इसी नाभिक में कसकर बंधे होते हैं। इसीलिए इन दोनों को मिलाकर न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। न्यूक्लियॉन। हाँ, न्यूक्लियॉन मतलब वो कण जो न्यूक्लियस में रहते हैं। अच्छा, यानी सारा वजन और आप कह रहे हैं दमखम, वो सब केंद्र में ही है। ये थोड़ा अजीब नहीं है कि इतनी छोटी सी जगह में इतना सब कुछ? हाँ, है तो कमाल की बात। सोचिए, अगर परमाणु एक बड़ा स्टेडियम हो ना, हाँ, तो नाभिक उसकी बीच में रखी एक मटर के दाने जितना होगा, बस। सिर्फ एक मटर का दाना पूरे स्टेडियम में? लेकिन उस मटर के दाने में ही स्टेडियम का लगभग सारा वजन है। इलेक्ट्रॉन तो बहुत दूर बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं नाभिक के, और उनका वजन तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मुकाबले कुछ भी नहीं, लगभग शून्य। तो करीब करीब सारा का सारा वजन उसी नन्हे से नाभिक में। हाँ, 99.9% से भी ज्यादा द्रव्यमान उसी छोटी सी जगह में। अब देखिए, हमारे स्रोत न्यूट्रॉन का जिक्र तो करते हैं, पर उसकी खोज की कहानी थोड़ी अलग है। वो आज हम बात नहीं कर रहे हैं। आज हम प्रोटॉन पर फोकस करेंगे, उसकी कहानी पर। ठीक है। तो ये जो छोटा भारी नाभिक है, इसकी खोज कैसे हुई? यहीं पर वो रदरफोर्ड का 1911 वाला सोने की पन्नी का प्रयोग आता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ये तो फिजिक्स में एक मील का पत्थर है। ऐसा क्या था उसमें? उस समय ना परमाणु का एक मॉडल चलता था, प्लम पुडिंग मॉडल कहते थे उसे। प्लम पुडिंग, खाने वाला? हाँ, वैसा ही समझ लीजिए। जैसे कोई तरबूज हो जिसमें लाल गूदा है, वो मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, और बीज उसमें धंसे हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन है। ये मानते थे कि परमाणु में वजन और पॉजिटिव चार्ज सब जगह एक जैसा फैला हुआ है। अच्छा, एक समान। ठीक है। तो रदरफोर्ड ने इस तरबूज पर क्या किया? रदरफोर्ड और उनके साथी थे गाइगर और मार्सडन। उन्होंने क्या किया? रेडियो एक्टिव स्रोत से तेज चलने वाले अल्फा कण लिए। ये हीलियम के नाभिक होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले। और उनकी एक पतली सी बीम को सोने की बहुत ही पतली पन्नी पर डाला। बहुत पतली। सोने की ही क्यों? सोना भारी होता है और उसे बहुत पतला बनाया जा सकता है, कुछ ही परमाणुओं की मोटाई तक। तो उन्होंने पन्नी के चारों ओर एक स्क्रीन लगा दी, देखने के लिए कि अल्फा कण टकराकर किधर जाते हैं। और उम्मीद क्या थी? अगर वो प्लम पुडिंग मॉडल सही था तो क्या होना चाहिए था? उम्मीद तो यही थी कि जैसे गोली किसी पतले कागज से आर पार निकल जाते हैं, हाँ, वैसे ही ज्यादातर अल्फा कण पन्नी से सीधे निकल जाएंगे। शायद थोड़े बहुत इधर उधर हों, हाँ। पर ज्यादातर सीधे, क्योंकि उस मॉडल के हिसाब से परमाणु में चार्ज और वजन इतना फैला हुआ था कि वो तेज अल्फा कणों को ज्यादा रोक नहीं सकता था। लेकिन हुआ कुछ और ही। यही बात दिलचस्प हो जाती है। स्रोतों के हिसाब से हुआ क्या जिसने सबको चौंका दिया?
हुआ ये कि हाँ, ज्यादातर अल्फा कण तो सीधे ही निकल गए, बहुत कम एंगल पर मुड़े जैसा सोचा था। ठीक है। लेकिन चौक, और यही कमाल की बात थी, हाँ। करीब 8000 में से एक अल्फा कण 90 डिग्री से भी ज्यादा पर मुड़ गया। अच्छा। कुछ तो लगभग 180 डिग्री पर, मतलब सीधे वापस। क्या? सीधे वापस? हाँ, रदरफोर्ड ने खुद बाद में कहा था कि ये यकीन करने लायक नहीं था। बोले, ये ऐसा था जैसे आप 15 इंच की तोप का गोला टिश्यू पेपर पर मारें और वो वापस आके आपको ही लग जाए। अरे बाप रे, टिश्यू पेपर से तोप का गोला वापस, ये तो वाकई मतलब अविश्वसनीय है। तो इस चौंकाने वाले नतीजे से रदरफोर्ड ने क्या समझा, क्या मतलब निकाला इसका? इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि परमाणु वैसा नहीं है जैसा प्लम पुडिंग मॉडल बताता है। परमाणु का ज्यादातर हिस्सा असल में खाली है, तभी तो ज्यादातर कण सीधे निकल गए। लेकिन परमाणु के बिल्कुल केंद्र में कोई बहुत छोटी, बहुत भारी और बहुत शक्तिशाली पॉजिटिव चार्ज वाली चीज है। अच्छा। जब कोई पॉजिटिव अल्फा कण सीधे उस चीज के पास पहुंचता है तो जबरदस्त रिपल्शन होता है, बिजली का धक्का लगता है और वो वापस धकेल दिया जाता है। इसी छोटी भारी पॉजिटिव चीज को रदरफोर्ड ने नाभिक यानी न्यूक्लियस कहा। तो बस इस एक प्रयोग ने परमाणु की पूरी तस्वीर ही बदल डाली। वो प्लम पुडिंग मॉडल गया और उसकी जगह ये छोटा भारी नाभिक वाला मॉडल आ गया। बिल्कुल, इसने परमाणु संरचना की हमारी समझ में क्रांति ला दी, समझ लीजिए। अब वैज्ञानिकों को पता था कि परमाणु का दिल कहाँ और कैसा है, छोटा, भारी, पॉजिटिव चार्ज वाला। ये 1911 की बात है। और इसने आगे के काम के लिए रास्ता खोल दिया। अब सवाल था, इस नाभिक के अंदर आखिर है क्या? हाँ, ये अगला सवाल बनता है। नाभिक मिल गया, अब उसके अंदर क्या है? तो यहीं से प्रोटॉन की खोज की कहानी शुरू होती है। उसके लिए रदरफोर्ड ने 1919 में एक और प्रयोग किया, जैसा स्रोत बताते हैं। इस बार सोने की पन्नी नहीं थी। नहीं, इस बार निशाना बदला। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार हवा में मौजूद नाइट्रोजन गैस के परमाणुओं पर की। नाइट्रोजन पर? हवा में। हाँ। और उन्होंने एक खास डिटेक्टर बनाया जिससे पता चले कि टक्कर के बाद कौन से कण निकल रहे हैं। और इस बार क्या नतीजा मिला? क्या फिर से कुछ कण वापस आए या कुछ और हुआ? इस बार नतीजा और भी ज्यादा नाटकीय था। रदरफोर्ड ने पाया कि जब अल्फा कण नाइट्रोजन के नाभिक से टकराते हैं तो वो नाइट्रोजन को बदल देते हैं। मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के एक आइसोटोप में बदल गया। एक मिनट, नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन में बदल गई? हाँ। और साथ में कुछ निकला भी? हाँ, ये तो जैसे कीमियागिरी हो गई। एक तत्व दूसरे में बदल गया, प्रयोगशाला में पहली बार। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज थी, कृत्रिम तत्वांतरण यानी आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। लेकिन रदरफोर्ड की नजर उस दूसरी चीज पर थी जो साथ में निकली थी। एक और तरह का कण बाहर आया था। अच्छा, वो क्या था? उसकी पहचान उन्होंने की हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के रूप में। हाइड्रोजन का नाभिक? नाइट्रोजन से। हाँ। और यही रदरफोर्ड ने एक और कमाल की सोच दिखाई। उन्होंने सोचा, अगर नाइट्रोजन जैसे भारी तत्व के नाभिक से टक्कर होने पर हाइड्रोजन का नाभिक बाहर निकल सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का नाभिक शायद सभी भारी तत्वों के नाभिक का एक बुनियादी हिस्सा है, फंडामेंटल हिस्सा। जैसे दीवार में ईंटें होती हैं। बिल्कुल वैसी ही बात। शायद हाइड्रोजन नाभिक सभी नाभिकों की बुनियादी ईंट है। अच्छा। इससे एक बड़ा सवाल उठा कि ये बुनियादी कण आखिर है क्या, क्योंकि ये सबसे हल्के तत्व हाइड्रोजन से मिलता है और अब ये दूसरे तत्वों से भी निकल रहा है। तो रदरफोर्ड ने कहा कि ये एक मौलिक कण है। मौलिक कण? हाँ, और उन्होंने इसे नाम दिया प्रोटॉन। ये ग्रीक शब्द प्रोटोस से आया, जिसका मतलब होता है पहला। ये नाम ये दिखाता था कि शायद यही पदार्थ का पहला मतलब प्राथमिक बिल्डिंग ब्लॉक है। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। 1911 में पता चला कि परमाणु के केंद्र में एक नाभिक है। 1919 में पता चला कि इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन नाम के बुनियादी कण होते हैं, जो असल में हाइड्रोजन के नाभिक हैं। तो इस सब का क्या मतलब हुआ? पूरी कहानी का सार क्या है? सार ये है कि रदरफोर्ड के इन दो बड़े प्रयोगों ने मिलकर हमें परमाणु के केंद्र की पहली साफ तस्वीर दी। पहले प्रयोग ने नाभिक का होना साबित किया और बताया कि वो कैसा है, छोटा, भारी, पॉजिटिव। ठीक है। दूसरे प्रयोग ने इस नाभिक के एक अहम सदस्य प्रोटॉन की पहचान की और बताया कि ये एक मौलिक कण है। इसने हमें बताया कि शायद सभी तत्वों के नाभिक एक ही तरह की ईंट प्रोटॉन से बने हैं। हमारे स्रोत तो प्रोटॉन की कहानी पर ही फोकस करते हैं, पर वो ये भी मानते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन अकेला नहीं है। हाँ, न्यूट्रॉन का भी जिक्र था। बिल्कुल, न्यूट्रॉन भी वही है और प्रोटॉन के साथ मिलकर ही उसे न्यूक्लियॉन कहते हैं। हालांकि न्यूट्रॉन की खोज बाद में हुई, 1932 में चैडविक ने की
और उसकी कहानी इन स्रोतों में नहीं है। पर यह समझना जरूरी है कि प्रोटॉन की खोज ने ही उस पहेली को सुलझाने का रास्ता खोला था। अच्छा, तो प्रोटॉन की खोज पहेली का एक अहम टुकड़ा थी, पर पूरी पहेली नहीं थी। बिल्कुल। देखिए, प्रोटॉन मिल गया तो ये समझ आया कि नाभिक पॉजिटिव क्यों होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। हाँ। लेकिन एक दिक्कत थी, नाभिक का जो कुल वजन होता था वो उसमें मौजूद प्रोटॉनों के कुल वजन से ज्यादा निकलता था, हीलियम को छोड़कर। अच्छा, कैसे? जैसे हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, तो उसका वजन हाइड्रोजन के नाभिक जिसमें 1 प्रोटॉन है से दुगना होना चाहिए, पर होता था लगभग 4 गुना। 4 गुना? तो बाकी वजन कहाँ से आया? हाँ, यही सवाल था। ये अतिरिक्त द्रव्यमान कहाँ से आ रहा था? तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, प्रोटॉन की खोज और नाभिक की समझ ने इस गुमशुदा वजन की समस्या को सामने ला दिया। इसने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर किया कि भाई, नाभिक में प्रोटॉन के अलावा कुछ और भी होना चाहिए, जिसमें वजन तो हो पर चार्ज कोई ना हो। अच्छा, न्यूट्रल। बिल्कुल, न्यूट्रल। और यही कण बाद में न्यूट्रॉन के रूप में खोजा गया। तो प्रोटॉन को समझना, न्यूट्रॉन की जरूरत को समझना और फिर नाभिक की पूरी बनावट, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को समझने के लिए एक बेहद जरूरी कदम था। तो संक्षेप में कहें तो रदरफोर्ड सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि एक तरह से परमाणु के जासूस थे। हाँ, कह सकते हैं। जिन्होंने 2 कमाल के प्रयोगों से परमाणु के 2 सबसे गहरे राज खोले, नाभिक का होना और प्रोटॉन की पहचान। उनके काम ने न सिर्फ हमारी किताबें बदली, बल्कि दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। हाँ। हम एक ठोस भरे हुए परमाणु की सोच से एक ज्यादातर खाली लेकिन बहुत शक्तिशाली केंद्र वाले परमाणु की दुनिया में आ गए। एकदम सही कहा आपने। रदरफोर्ड के काम ने वाकई एक नए दौर की शुरुआत की। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, जरूर। जैसा हमने बात की, रदरफोर्ड ने 1919 में सिर्फ प्रोटॉन नहीं खोजा, बल्कि पहली बार एक तत्व नाइट्रोजन को दूसरे तत्व ऑक्सीजन में बदला भी। हाँ, वो तत्वांतरण वाली बात। बिल्कुल। ये घटना जो एक सदी से भी पहले हुई, हमें याद दिलाती है कि परमाणु के केंद्र को समझना सिर्फ ज्ञान बढ़ाना नहीं है, ये पदार्थ को बदलने की एक अभूतपूर्व शक्ति हासिल करना भी है। ये तो है। तत्वों को बदलने की ये ताकत जो कभी सिर्फ कहानियों में थी, कीमियागरों का सपना थी, वो विज्ञान ने सच कर दिखाई। अब इस ताकत ने जहां एक तरफ अपार संभावनाएं खोली हैं, दवाइयों से लेकर ऊर्जा तक, वहीं इसने गहरे